बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन और आप देख रहे हैं MSM मेंटर। आज की क्लास में हम इलास्टिक और इन इलास्टिक कुलयन के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कुलयन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलास्टिक कुलयन, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इन इलास्टिक कुलयन क्या होता है। इलास्टिक कुलयन एक ऐसा कुलयन होता है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, यानी एक ऐसा कुलयन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हो उसको हम परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। और ये एक आइडियल केस होता है क्योंकि एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी का कुछ न कुछ लॉस होता है। इस बात को हम बाद में ज़रा डिटेल से भी पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हमारे पास एक बॉल है जो कि टेबल से कुछ हाइट पर है, अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो ये मूव करके नीचे आएगी। दैट मीन्स कि इसके पास कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। जब इसको हम यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो ये बाउंस होकर वापस अपने पहले इनिशियल स्टेट पर पहुँच जाएगी, तो तब भी उसके पास उतनी ही काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसमें काइनेटिक एनर्जी का किसी किस्म का कोई लॉस नहीं हुआ। जो उसके पास पहले काइनेटिक एनर्जी थी अब भी उतनी ही है। जबकि अगर हम इन इलास्टिक कुलयन में देखें तो ये एक ऐसा कुलयन होता है जिसमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती, कंजर्व नहीं रहती, बल्कि उसकी काइनेटिक एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ हमारे पास एक और बॉल है जो कि टेबल से कुछ हाइट पर है। ये एक स्टील बॉल कंसीडर करें। जब आप इसको गिराते हैं तो टेबल के ऊपर जब ये गिरेगी तो वो टेबल के ऊपर ही रहेगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसका लॉस हुआ है, क्योंकि ये इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो गई। यानी आप यूं कहें कि इसने अपनी इनिशियल स्टेट को गेन नहीं किया। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो स्टील बॉल है हमारे पास वो हर दफ़ा कोई एक इन इलास्टिक कुलयन ही करे। इस बात को हम यहाँ से समझते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक न्यूट्रल क्रेडल है, इसमें यह स्टील बॉल का इस्तेमाल किया गया। जब एक स्टील बॉल किसी दूसरे बॉल के साथ आके टकराती है तो ये आगे एक और बॉल को कुछ डिस्टेंस पर भेजती है। अब जितनी हाइट से ये बॉल आके टकराती है, दूसरी बॉल जिसको वो आगे भेजती है वो भी उतनी ही हाइट पर जाती है। इसका मतलब है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बिल्कुल सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। तो यहाँ पर जो स्टील बॉल्स हैं ये हमारे पास इलास्टिक कुलयन कर रही हैं, लेकिन स्टील बॉल कहीं ना कहीं हमारे पास इन इलास्टिक कुलयन भी करती हैं। फिर ये इलास्टिक और इन इलास्टिक कुलयन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो देखें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिकली लॉस होता है ना, वो एक तो डिफॉर्मेशन की वजह से होता है। अब डिफॉर्मेशन का क्या मतलब है? अगर इस स्टील बॉल को हम जैसे ही टेबल के ऊपर ड्रॉप करेंगे तो इस टेबल को ये तोड़ देगा। अब टेबल के टूटने की वजह से यहाँ पर डिफॉर्मेशन आ गया, यानी टेबल की डिफॉर्मेशन आ गई। और जब भी किसी भी चीज़ में डिफॉर्मेशन आती है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। या फिर अगर आप कंसीडर करते हैं किसी एक रिजिड स्फीयर को भी, जैसे हमारे पास जो गोल्फ बॉल होती है ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड हार्ड बॉल होती है। जब ये किसी सरफेस के साथ टकराती है या इसको हिट किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में ये डिफॉर्म हो जाती है और डिफॉर्म की वजह से ये अपनी एनर्जी को लॉस करती है। दूसरी इसमें जो दूसरा फैक्टर आता है वो फ्रिक्शन का आता है कि फ्रिक्शन की वजह से भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। एंड थर्ड वन, हीट एंड द साउंड एनर्जी। यानी ये ऐसे फैक्टर हैं, क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का लॉस सिर्फ और सिर्फ इन इलास्टिक कुलयन में हो रहा है, तो हम यहीं से ही समझेंगे कि इन इलास्टिक में ऐसा क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। तो ये पॉइंट्स हमें समझ में आते हैं। एक तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं ये अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। और दूसरा उसमें साउंड और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो कुछ कन्वर्जन उसमें भी होता है। तो जाहिर सी बात है जब दो चीज़ें टकराती हैं तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है और कुछ थर्मल एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है इस फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी जो होती हैं ये कन्वर्ट होती रहती हैं। तो इस कन्वर्जन की वजह से काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ जाता है। तो क्या अब यह सवाल ये है कि क्या जब हमारे पास इलास्टिक कुलयन होते हैं तो क्या वहाँ पर डिफॉर्मेशन नहीं होती? इलास्टिक कुलयन में भी डिफॉर्मेशन होती है, लेकिन फ़र्क क्या होता है इलास्टिक और इन इलास्टिक कुलयन के डिफॉर्मेशन में? कि इलास्टिक कुलयन की जो डिफॉर्मेशन होती है ये हमारे पास टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होती है, जबकि इन इलास्टिक कुलयन की डिफॉर्मेशन होती है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है।
यानी कि अगर आप इसी गोल्फ बॉल की एग्जांपल को कंसीडर करें, जब ये किसी सरफेस के साथ जाके टकराएगी तो ये मुकम्मल तौर पर डिफॉर्म हो जाएगी, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद जो उसकी डिफॉर्मेशन थी अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। यानी यूं कह सकते हैं कि चीज़ें जब अपनी शेप को चेंज करती हैं और चेंज करने के बाद वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएं तो हम वहाँ पर उसके टेम्परेरी डिफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन वो अगर अपनी ओरिजिनल शेप में ना आए तो हम उसको परमानेंट डिफॉर्मेशन कहते हैं। दूसरी इसमें जो बात है, इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो बॉडीज़ होती हैं ये हमेशा सेपरेटेड रहती हैं, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो बॉडी जो आपस में कोलाइड करती हैं वो हमेशा कांटेक्ट में रहती हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी सरफेस जो आपस में कोलाइड कर रही है उनके सरफेसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। इन बातों को भी हम समझते हैं कि बॉडी जो होती हैं वो एक दूसरे से सेपरेट कैसे रहती हैं और इंटैक्ट कैसे रहती हैं। अगर ये हमारे पास एक बॉल है, पिंग पोंग बॉल है, अगर आप इसको किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हैं तो ये ज़मीन की सरफेस से टकराने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पर तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन उस ओरिजिनल स्टेट के करीब करीब पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसने तकरीबन अपनी ओरिजिनल स्टेट को जो है वो गेन कर लिया है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर ये बॉडी सेपरेटेड रही है, एक दूसरे से दूर रही है। लेकिन दूसरी कंडीशन में अगर हम देखें, मैं वही एग्जांपल दोबारा से कंसीडर करूँगा कि अगर आप इस स्टील बॉल को टेबल के ऊपर गिराते हैं तो ये टेबल को डीफॉर्म करेगा और फिर उसी टेबल के सरफेस के ऊपर ही रहेगा। अब ये दोनों बॉडी आपस में कनेक्टेड हो गई हैं, एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, ठीक है। या फिर जब दो कार का हम आपस में कुलैयन देखते हैं तो उस कुलैयन में भी वो दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इन इलास्टिक कुलैयन में जो बॉडी होती है वो अपने उस दूसरी सरफेस के ज़्यादा करीब रहती हैं जिसके साथ जाकर वो कोलाइड करती हैं, क्योंकि उसने अपनी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको कंप्लीटली उसका लॉस कर लिया होता है। तो अगर हम पूरे लेक्चर को समराइज़ करें तो हम इसमें ये कहेंगे कि इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है जिसके अंदर टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होता है, बॉडी एक दूसरे से दूर रहती हैं और काइनेटिक एनर्जी का किसी किस्म का कोई लॉस नहीं होता, बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट पर, ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। जबकि अगर हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो यहाँ पर परमानेंट डिफॉर्मेशन होते हैं और काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है और बॉडी एक दूसरे के इंटैक्ट में रहती हैं। और ये रहा हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।